गुजरात में दारूबंदी है, वहाँ पे गिरे हुए इंसान मिलेंगे रास्ते पे दारू पी के, क्योंकि वहाँ बंदी है। लेकिन गोवा में दारूबंदी नहीं है, वहाँ पे रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं मिलते। भीड़ किसी इंसान को पसंद नहीं है, जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या अपर क्लास है। भीड़ किसी को पसंद नहीं। भीड़ खाली दो ही लोगों को पसंद है, एक नेता लोग और दूसरा पॉकेट मार। ये दोनों को ही भीड़ पसंद है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। आप पहले तो ये जान लीजिए, मैंने मास्क नहीं लगाया है, तो इसका मतलब कारण सिर्फ ये है कि मैं इस ऐसे कमरे में हूँ जो सैनिटाइज्ड है और पूरी तरह यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको ऐसा मान सके कि कोरोना संक्रमित बढ़ सकता है। एक बात, आप मास्क ज़रूर लगाइएगा। अब दूसरी बात, खबर पर हम आते हैं। मेरे साथ उपस्थित हैं आज एक ऐसा शख्स जो मेडिकल क्षेत्र की जानकारी अच्छी तरह रखता है, समाज सेवी है और क्षेत्र में होने वाले उठापटक पर अपनी प्रतिक्रिया देने से दूर नहीं हटता। उससे हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस समय के कोरोना संक्रमित माहौल में किस प्रकार है उनका विचार, और ख़ासकर मेडिकल क्षेत्र में, चूँकि ये नेतृत्व करते हैं, खुद ही मेडिकल फील्ड के लोगों का नेतृत्व करते हैं, तो आखिर रेमडेसिविर जैसी मामूली इंजेक्शन भी आज महत्वपूर्ण बन गई है आम आदमी के लिए, और वो बेड पर पड़ा है, सांस लेने में उसको समस्या है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, इंजेक्शन चाहिए तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, और उसे लेटना है तो बेड नहीं मिल रहा है। इलाज के लिए सुविधाएं असुविधा में तब्दील हो चुकी हैं। माहौल बहुत खतरनाक है। आरोप नेताओं पर लग रहे हैं और आरोप उन लोगों पर लग रहे हैं जो इस समय व्यापार को ज़्यादा महत्वपूर्ण दे रहे हैं और मरीज को कम दे रहे हैं। आइए इस पूरे विषय पर हम बात करते हैं। वसई विरार में जो भीषण इस समय कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, खासकर महाराष्ट्र में बढ़ रही है, साथ साथ वसई विरार में भी इसका असर बहुत देखने को मिल रहा है। इस पूरे माहौल पर हम प्रतिक्रिया लेते हैं दीपंकर पाटिल उर्फ बॉबी शेठ से। सबसे पहले सर आपको नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे कि क्या लगता है आपको, रेमडेसिविर जैसी इंजेक्शन लेने के लिए आम आदमी परेशान है, बेड की व्यवस्था के लिए आम आदमी परेशान है, उसको मरीज को बेड नहीं मिल रहा है तो एम्बुलेंस में वो टहल रहा है, कहीं ना कहीं एक बेड मिल जाए, उसको इलाज के लिए व्यवस्था हो जाए, इस पूरी व्यवस्था पर आपको क्या कहना है, क्या लगता है? देखो, अगर बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की। सरकार को चुन के दिया है। सरकार माँ बाप है, अपने बच्चों को उनको पालना है। मेरे बच्चों को अगर भूख लगती है तो रोटी मुझे कमाना है। सरकार खुद डिसीजन लेवे कि ये सब चीज़ें हम लोग खुद प्रोडक्ट करेंगे। सरकार ने इसके लिए तो संचार बंदी लगा दिया, वो लगातार अनुरोध कर रही थी घर पे रहो। संचार बंदी से कुछ नहीं होता है। संचार बंदी से कुछ नहीं होता है। अगर समझो कहाँ पे अगर आपको जाना है, मुंबई जाना है, ट्रेन से जाना है, तो आप सुबह नहीं निकलोगे, सुबह भीड़ रहती है। संचार बंदी करने के बाद संचार बंदी उठेगी तब लोग भीड़ करेंगे। भीड़ किसी इंसान को पसंद नहीं है, जो मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है या अपर क्लास है। भीड़ किसी को पसंद नहीं। भीड़ खाली दो ही लोगों को पसंद है, एक नेता लोग और दूसरा पॉकेट मार। ये दोनों को ही भीड़ पसंद है। बाकी कौन चाहता है कि भीड़ में जावे? अगर दुकानें 24 घंटे खुली करेंगे, संचार बंदी उठा देंगे, ये बंदिश जो लोगों पे लगाई है, ये बंदिश अगर उठाई जाएगी तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। गुजरात में दारूबंदी है, वहाँ पे गिरे हुए इंसान मिलेंगे रास्ते पे दारू पी के, क्योंकि वहाँ बंदी है। लेकिन गोवा में दारूबंदी नहीं है, वहाँ पे रास्ते पे पड़े हुए लोग नहीं मिलते। ये कॉमन सेंस है। तुम किसी को बंदिश करोगे, कोई बंद करेंगे। अभी तुम बोलोगे 2 घंटा खाली दुकान खुलेगा तो भीड़ बढ़ेगी कि 2 घंटे में मुझे दूध मांगता है, पाव मांगता है, अंडा मांगता है या कुछ भी फलाना चीज़ मांगती है, वो भीड़ बढ़ेगी। तुम खुला मार्केट कर दो, 24 घंटा कर दो। बाहर के देशों ने 24 घंटे दुकान खुली रखी है, वहाँ कहाँ भीड़ होती है? नहीं, क्या आपको लगता नहीं है कि इस समय के माहौल में जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन, बेड और आदि नहीं मिल रहा है, उसके पीछे कारण यही है कि पहले लोगों ने संचार बंदी लगाने के पीछे कारण, पहले लोगों ने बात नहीं मानी, मास्क नहीं पहना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन नहीं किया, और ये सब उससे कुछ बढ़ता नहीं है। कुछ करो ना, उससे बढ़ता नहीं है। ये संचार बंदी करके, लॉकडाउन करके, बीच में ही 2 घंटा 2 दिन के लिए दुकानें खोलने के बाद भीड़ बढ़ती है, और भीड़ बढ़ने के बाद वो फैल जाता है कोरोना। अगर आप मार्केट खुला ही कर दोगे, कोई भी बंदिश नहीं रखोगे, तो कोई भी इंसान बोलेगा कि चलो आज दुकान में भीड़ है, रात को खाना खाने के बाद मैं आता हूँ। सुबह जाके 7 बजे 8 बजे ऑफिसेस चालू होते, शाम को 7 बजे वो लोग छुट्टे। तब होटल इंडस्ट्री भी 8 बजे से 7 बजे तक चालू रहती है। किराना का दुकान 8 बजे से 7 बजे तक चालू है। तो इंसान घर में राशन भरेगा कब?
वो 7 बजे घर में आएगा, नहाएगा, तब कोई इधर आप होटल संचार बंदी के विरोध में, लॉकडाउन विरोध, लॉकडाउन के विरोध में हूँ। अच्छा, ये दूसरा क्या आपको लगता नहीं है कि जो हालात हैं इस समय, हालात उसमें आपके हिसाब से मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? बेड न मिलना, ऑक्सीजन की कमी और अज्ञान, सरकार का अज्ञान। बिना कुछ सोचे समझे लॉकडाउन कर रहे, रेडीमेड इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मेरे घर में मुझे पहले मेरे बच्चों को पालना है, सरकार की बच्चे सरकार को चुन के दिया है, सरकार ने उसका आगे का सोच के 25 साल आगे का सोच के चलना चाहिए था। लेकिन इसमें चूंकि एक नवाब मलिक हैं जो मंत्री हैं महाविकास अघाड़ी में, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की वजह से उनको ठीक से मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चोर वो लुटेरे उपलब्ध नहीं करा। भाई भाई, चोर लुटेरे भाई भाई, ये आरोप करेंगे, ये इधर उसका विरोध करेंगे, ये जवाब देंगे, ये जवाब देंगे, जनता भूल जाएंगी कि घर में रोटी नहीं है। टीवी पे मशहूर होंगे लोग, खाली टीवी देखते बैठेंगे, ये सही बोल रहे हैं कि वो सही बोल रहे हैं। सब चोर लुटेरे भाई भाई है। अच्छा, महापालिका वसई विरार में क्या आपको लगता है आयुक्त अपने काम काज को सही ढंग से कर रहे हैं? अभी बीच में आरोप बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आयुक्त का काम है, जनता जब तुम्हारे दरबार में आएगी तो उसको फेस करना है, ना कि केबिन बंद करके बैठना है। कितने राजनीतिक लोग, कितने संस्था के लोग, कितने समाज सेवक उनको मिलने को जा रहे हैं, यहाँ तक माजी नगर सेवक भी उनको मिलने को जा रहे हैं, वो मिलने को टालते हैं। मिलने को वो टालता है जो चोर है, जो चोर है वो मिलने को टालता है। अब आयुक्त को चोर कह रहे हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि आयुक्त वो केबिन से ऑर्डर निकालता है, आज ये बन, वो बन, वो बन। लोग पूछने को जाते हैं बाबा हम लोग क्या करें, तो उनको मिलने से टालते हैं। तुमने अगर कोई फरमान निकाला तो उसको एक्सप्लेनेशन देना है कि इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ 24 घंटा दुकानें खुली करो सबकी। चोर, पाकिटमार और नेता, इनको भीड़ पसंद है ना, आम आदमी को भीड़ पसंद है। वो बाहर टहलने को नहीं निकलते। उनका कहना है कि संचार बंदी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ना बढ़े, उसको रोका जाए। अरे भाई, मैंने पहले भी बोला था, मैं मेरे बीवी, मेरे 2 बच्चे के साथ एक रूम में सो रहा हूँ तो कोरोना फैलता नहीं है। बाहर निकलूँ, 4 जन निकलेंगे तो कोरोना फैलेगा। मोटरसाइकिल पे बीवी को लेकर जाऊँगा तो कोरोना फैलेगा। एक रूम में लोग कितने 6-6 लोग, 8-8 लोग रहने वाली परिस्थिति है लोगों की। अगर 8 लोग रूम में बंद है, 8 लोग रूम में बंद है, उसको एक को कोरोना हुआ तो 8 को होगा। निकालो, 7 जन बाहर घूमने जाने तो इसको रखो घर में। ये 7 जन घर में आएंगे, इसको गैलरी में सुला देंगे, रास्ते पे सुला देंगे। अरे तुम उनको सबको पैक कर रहे हो, क्या वहाँ पे फैलेगा नहीं? माँ बाप, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, 6 जन का परिवार तो कम से कम है, कम से कम है। और लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है, लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं कि 3 बेडरूम 4 बेडरूम हॉल किचन लेवे। यहाँ पे विरार में जो आए हैं, वसई विरार नाला सोपारा में जो रह रहे, वो लोअर क्लास लोग आए हैं। वहाँ से मुंबई किधर भी उनके माँ बाप ने लिया हुआ जगह, उनके रूम, भाड़े की रूम, पागड़ी की रूम बेच के। आप सीधे तौर पे मतलब आरोग्य विभाग सही नहीं है और बिल्कुल सही नहीं। क्या आपको लगता नहीं अभी हाल ही में राजू पाटिल जी जो पूर्व महापौर हैं, उन्होंने ऑक्सीजन के विषय पर अपना वीडियो जारी किया था? हाँ। क्या लगता है वो जायज़ था? देखो, वो पानी का टैंकर नहीं था। कंपनी या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, वो किसी के नाम से चालान काट के उनको भेज रहा है। वसई विरार महानगर पालिका को अगर समझो 15 टन का टैंकर निकला है तो 15 टन का ऑक्सीजन वसई विरार महानगर पालिका को सुपुर्द करना चाहिए, ना कि वो भाईंदर मीरा रोड में इलीगल तरीके से गया। हाँ, तो उसमें और वहाँ से 8 टन ही निकला, 7 टन या 8 टन विरार में आया, तो बाकी का आधा टैंकर उधर खाली किया। वो इलीगल है, एफआईआर कर किया ना। हाँ, उन्होंने जागरूक किया ना। जागरूक नहीं किया। मैं बोलता हूँ उनकी जिम्मेदारी है कि भाईंदर मीरा रोड में इलीगली जो ऑक्सीजन उतरा उसके ऊपर एफआईआर होना चाहिए, ना कि भीख मांगना चाहिए जितेंद्र अवार्ड साहब से। वो जितेंद्र अवार्ड को हमने रात को 2 बजे फ़ोन किया, फिर भीख मांग के आधा टैंकर लेके आए। जब तुमको अगर ऑक्सीजन दिया है, वो पानी का टैंकर नहीं है कि 200 लीटर उधर दे दिया। वो ऑक्सीजन तुमको लीगली गवर्नमेंट के देखरेख में वसई विरार महानगर पालिका को सैंक्शन हुआ, वो यहाँ आना चाहिए। आधा उधर बांट दिया तो एफआईआर, आयुक्त तो एफआईआर क्यों नहीं कर रहा है कि हमारा ऑक्सीजन उधर चोरी हो गया? ये आपको लगता है ये हकीकत है, ये इसमें कोई तथ्य है आपके हिसाब से? क्या तो ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा है, तुम 7 टन उधर भेज रहे हो, 8 टन यहाँ पे आ रहा है,
आधा आधा टैंकर बांट रहे, तुमने पार्टनरशिप कर ली है। वो मुझे राजू पाटिल जी का बयान मैंने सुना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने, ये लोक प्रतिनिधि है, आयुक्त तो अभी भी पोजीशन में है, ये हमारा जो आधा टैंकर उधर जो भाईंदर मिरर में इलीगल उतरा, उसका एफआईआर होना चाहिए, उसके जिम्मेदार लोगों को अरेस्ट होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपको लगता है महापालिका जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए आम मरीज बहुत परेशान हो रहा है, क्या आपको लगता है इंजेक्शन उपलब्ध है? क्या आपके हिसाब से क्या लगता है, इंजेक्शन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है, सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन लोगों तक नहीं मिल पा रही, या अभाव है और आयुक्त भी मजबूर हैं इस पूरे माहौल पे? देखो, सब लोग इसमें एक रैकेट है ये। आयुक्त तो बोलता है एफडीआई को बोलो, एफडीआई बोलती है कि कलेक्टर को बोलो, कलेक्टर बोलता है आरोग्य मंत्री को बोलो, आरोग्य मंत्री बोलते हैं सरकार को बोलो। कहाँ कहाँ तक आम आदमी जाएगा? ये सब चोर है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो अवेलेबल है। गुजरात में कोई बीजेपी का कार्यालय था, वहाँ पे 2 लाख इंजेक्शन मिले, 2 लाख। वो ना अस्पताल था न कार्यालय था, वहाँ पे 2 लाख मिले। ये बड़े बड़े नेता ये इंजेक्शन का स्टॉक करते हैं, इलेक्शन में वहाँ पे बांटते हैं, उनके नाम पे सिंपैथी मिलती है और उनको वोटिंग होती है। ये जब तक इलेक्शन चलते रहेगा इंजेक्शन की। तो आपका कहना ये कि महापालिका के आयुक्त साहब के पास भी रेमडेसिविर इंजेक्शन है और व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं? जानबूझ के। एफडीआई के वाले के पास भी है। अभी एफडीआई वाले अधिकारी से मैंने बात किया, मुझे उसका मैसेज है, मैं व्हाट्सअप बता सकता हूँ। उसने मुझे मैसेज किया, पहले उन्होंने मुझे हेल्पलाइन दी, उनमें खुद के नाम दिए, अभी वो फ़ोन नहीं उठा रहे। मेरे पेशेंट ने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको मैसेज किया, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, प्रेस पे मैं डाल रहा हूँ। तो उनका जवाब जो है कि हम रोज़ के 2000 फ़ोन उठाते हैं। 2000 फोन उठाते हैं? रोज़ के 2000 फ़ोन उठाते हैं। अभी वो अधिकारी को मैं सवाल आपके ज़रिए पूछना चाहता हूँ, 24 घंटे के 1440 मिनट रहते, आप सोते नहीं हो? और मेरे पेशेंट ने जितने फ़ोन किए, जितने लोग मेरे पास आते हैं, उनको मैं उनका नंबर उन्होंने दिया था कि हमारे पास फ़ोन करो, हम लोग अवेलेबल करके देंगे। उनका फ़ोन उठाया क्या? उनका फ़ोन उठाया नहीं गया। जो हेल्पलाइन देगी वो हेल्पलाइन कोई काम की नहीं है। क्यों तुम वेबसाइट क्यों नहीं बता रहे हो? वेबसाइट बताओ। और 2000 फ़ोन तुम कैसे उठाते हो? तो हमारे जो पेशेंट है उनका फ़ोन एंगेज आना चाहिए। वो रिंग बज रही है और तुम फ़ोन नहीं उठाते हो। एक पत्रकार है, साफ तौर पे इसमें लिखा हुआ है कि इसमें 2000 कॉल रिसीव्ड करते, साफ तौर पे लिखा है। हाँ, साफ तौर पे लिखा है कि 2000 कॉल रिसीव करते हैं। तो 1440 मिनट है 24 घंटे के, 2000 फ़ोन तुमको अटेंड कर रहे हो, तो तुमको बोलने के लिए आधा मिनट लगेगा। तो मेरे जो पेशेंट ने फ़ोन किए, वो फ़ोन फिर बिजी बताना चाहिए। और तुम एक काम क्यों नहीं करते हो? पागल इंसान जो मार्केट में जो धंधा खोल के बैठे, उन्होंने वेबसाइट बनाई है। अभी तुम एक वेबसाइट महानगर पालिका आयुक्त ने बनाना चाहिए, फलाना जगह पे इतने बेड खाली है, फलाना जगह पे ऑक्सीजन अवेलेबल है, वेबसाइट बनाओ, संकेत स्थल, लोग वेबसाइट पे जाएंगे। एक और मैसेज आया जिसमें यहाँ के आमदार क्षितिज ठाकुर का भी जिक्र था, और लोग वहाँ 1-2 प्रतिनिधि का, जो लोक प्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उनके भी नंबर वहाँ पर थे। क्या आपको लगता नहीं वो सारे नंबर्स, वो जो वायरल मैसेज, तो कहीं ना कहीं लोग काम तो कर ही रहे हैं कि लोगों के काम हो? और आप उनको फ़ोन करके इंजेक्शन मंगा लो, ऑक्सीजन मंगा लो। अभी उनका नंबर आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि आपको, अगर ये व्हाट्सएप पे डालने की ज़रूरत नहीं है, तुमको लोक प्रतिनिधि बनाया, तुम्हारा काम ही है, तुमको ज़रूरत नहीं है। मुझे ज़रूरत है, मेरे को आमदार की ज़रूरत है। आज मेरे को ऑक्सीजन मांगता है, मैंने तेरे को चुन के दिया, मैं ऑक्सीजन के लिए तेरे पास तेरी एडवर्टाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तेरे दरबार में आऊँगा, मेरी बीवी, मेरे माँ, मेरी बाप को ऑक्सीजन चाहिए, तू अरेंज करना है, क्योंकि तू लोक प्रतिनिधि है। लोगों ने तेरे को चुन के दिया कि हमको न्याय मिले, हमको सुविधा मिले, हमको कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो ये कर रहे हैं, वो मैसेज कर रहे हैं। तो उनको फ़ोन करके पूछो इंजेक्शन अवेलेबल है क्या? मेरे पास 10 पेशेंट है, 60 इंजेक्शन चाहिए।
तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर वो जितना ये मैसेज वायरल और ये सब कुछ वो सार्थक नहीं है, वो सही नहीं है। वो एडवर्टाइज चालू है। एक आखिरी प्रश्न मेरा आपसे, मेडिकल क्षेत्र के लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस माहौल में? आप उस चूँकि नेतृत्व कर रहे हैं न्यूज़ नामक संस्था का, तो जो इंजेक्शन रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो अस्पताल, ट्रस्ट के अस्पताल, गवर्नमेंट के अस्पताल को सप्लाई हो रहा है। तो प्राइवेट मेडिकल वाले विरार छोड़ के आप लोग प्राइवेट में जाओगे तो प्राइवेट में ब्लैक में वो मेडिकल पे अवेलेबल कैसे है? तो हमारा कहना है कि ये सभी मेडिकल को अवेलेबल कर दो, सभी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर पे करो, उसको खुला करो। आपकी और मांग है? हाँ, मेरी मांग है सरकार से कि सब खुला करो। तुम दबा के बैठे हो और कारण बताते हो। एक मैसेज मैं आपको भेजता हूँ, वो मैसेज में लिखा है इससे हम लोग ये फलाना फ़ोन करो तो हम लोग डायरेक्ट पेशेंट को इंजेक्शन दे देंगे, इससे ब्लैक मार्केटिंग तुमको करना है, इसलिए तुमने ये मैसेज भेजा और दबा के बैठे इंजेक्शन। अगर तुम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हो, मैं बोलता हूँ नए डिस्ट्रीब्यूटर करो। पुराने डिस्ट्रीब्यूटर ब्लैक मार्केटिंग जानते हैं, तुम नए डिस्ट्रीब्यूटर करो। हर संस्था के पास जाओ, हर संस्था से एक आदमी चुनो, हर संस्था का जो एक आदमी वो चुन के देगा तो उसको तुम डिस्ट्रीब्यूटरशिप दो और हर मेडिकल पे अलाउ करो कि आप बेच सकते हो, खुला करो मार्केट उसको, उससे हर मेडिकल पे इंजेक्शन मिलेगा। तो मरीजों को कहीं ना कहीं हाँ, तो जो 1200-1300 का इंजेक्शन है, किसने 8000 में लिया है, मेरे पास रिकॉर्ड है, 8000 में लिया। एक ने तो 32000 में लिया, उसका बाप बीमार था, मर गया, एक इंजेक्शन 32000 में लिया, मेरे पास रिकॉर्ड है। एक अस्पताल में मैंने आदमी भेजा, अस्पताल वाला बोलता है एफडीआई वाले का कमिश्नर का फ़ोन आएगा तो मैं दूंगा। ये आपको लगता नहीं कि ये पूरे माहौल में जो पैसा महत्वपूर्ण है? अस्पताल में इंजेक्शन अवेलेबल होने के बावजूद आधार कार्ड, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होने के बावजूद ये कंडीशन कैसे आती है कि तुम एफडीआई के कमिश्नर से फ़ोन करवाओ? क्या लगता नहीं पैसा महत्वपूर्ण है और व्यक्ति नहीं है? माहौल ये सब सरकारी अधिकारी, गवर्नमेंट, सरकार, जो आमदार, खासदार, नगर सेवक सब दबा के बैठे हैं। इनके लिए पैसा जरूरी है क्योंकि इलेक्शन सामने है। धन्यवाद। ये थे दीपंकर पाटिल उर्फ बॉबी सेठ। आज इन्होंने पूरी तरह अपना दर्द और अपनी बात आक्रोश में भले व्यक्त की हो, लेकिन उसका आशय सिर्फ ये है कि कहीं ना कहीं उन मरीजों के जीवन के साथ में खिलवाड़ न किया जाए। आज समय है कि हम सब एक होकर किस प्रकार मानवता के नाते मदद कर सकें। लेकिन जिस प्रकार रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर ऑक्सीजन जो एक महत्वपूर्ण सामग्री है उसके साथ और बेड, इलाज, तमाम तरह की चीज़ों पर जिस प्रकार का माहौल पैदा हो रहा है वो डरावना है, वो मानवता को तार तार करने वाला है। हम सबको जागरूक होना चाहिए और खासकर उन लोगों को जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे क्षेत्र का आयुक्त हो, चाहे समाज का कोई भी एक जिम्मेदार व्यक्ति। आज सबको एक होने की ज़रूरत है और इस तरह के माहौल में एकता के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।